हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जो MSO 004 की होने वाली है। ठीक है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। आपका जो बुक है उसका नाम हमेशा याद रखना है आपको। भारत में समाजशास्त्र के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो गाँव के ऊपर है। ठीक है, भारत में ग्राम अध्ययन के ऊपर। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो गाँव की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है गाँव में रहती थी पहले, शायद अब कम हो गई हो, या फिर भी अभी भी कह सकते हैं कि जो जनसंख्या गाँव में बहुत ज़्यादा है अभी भी। और इंडिया के बारे में अगर किसी को स्टडी करनी होती है तो वो गाँव को देखता है पहले, है ना। इससे क्या होता है कि एक ओवरव्यू मिल जाता है एक व्यक्ति को इंडिया के बारे में कि है कैसी कंट्री, है ना। हम देखो, बेसिकली कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी कंट्री है, उसके बारे में जो उसकी जो मूल विशेषताएं हैं आप उस पर जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए। अगर आपको वो समझना है, आपको एक विचार बनाना है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप उसका एक ओवरव्यू देखते हो। जैसे कि हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिका जो है ना वो सिटी वाला देश है, तो वो उसके लिए फेमस है। यूरोप को देखते हैं तो वो एक विकसित देश है, तो उसके हिसाब से देखते हैं हम, है ना। औद्योगिकरण के हिसाब से और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में आप कृषि देखते हो, है ना। कृषि कहाँ होती है? गांव में होती है। तो उसको समझने के लिए हमें गांव जाना पड़ता है, उसको स्टडी करने के लिए। तो यही समाजशास्त्र में पढ़ने वाले हैं कि जो गांव है वो कितने इम्पॉर्टेंट है ना, अध्ययन के लिए, हमारे देश को स्टडी करने के लिए, समाज को स्टडी करने के लिए, उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको लर्न करने के लिए हमें गांव को देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे गांव पढ़ रहे हैं। और आप सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको जो मेन टॉपिक था वो समझा ही दिया है कि यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। और कह रहा है कि 1950 और 60 के दौरान गांव का अध्ययन एक मुख्य विचारणीय विषय बना, और इस शास्त्र की समृद्धि और व्यवसायीकरण के दौरान कई विनिबंध और अभिपत्र प्रकाशित हुए। तो कहने का मतलब कि 1950 और 60 के दशक में हमने गांव की तरफ रुख किया और उनको भी स्टडी करना शुरू किया, हौले हौले से, है ना। जैसे कि हौले हौले से हवा चलती है, वैसे ही हौले हौले से हमने इसको पढ़ना शुरू किया। और उसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे गांव के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई गांव में लगभग 5 लाख गांव हमारे देश में मिलते हैं आपको, लगभग, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लोग प्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से कृषि करते हैं, और कुछ लोग कृषि के लिए जो सामान यूज़ होता है उसको बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे एक जनगणना दी हुई है 2001 की, और वो कह रही है कि 72% जो आबादी है वो इस देश की, भारत की, वो गांव में रहती है। और बात करें आमदनी की बात की जाए तो लगभग 1/4 हिस्सा ही हमें मिल पाता है, 1/4 पार्ट। ठीक है, 50% लोग जहाँ गांव में रहते हो, ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो अर्निंग हो रही है ना वो सिर्फ 1/4 हो रही है ना। यानी कि 100 रुपये में से भी 25 रुपये ही सिर्फ गांव में से आ रहा है। और 25 लोग हैं वो कैसे है? वो बेरोज़गार होंगे डेफिनेटली, उनके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। तो ये समस्याएं हैं इंडिया में, राइट। उसके अलावा बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। हर एक चीज़ नहीं बता सकता मैं, बहुत टाइम लगता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो। उसके अलावा और इतना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, समझना है आपको कि क्या बता रहा है गांव के बारे में, ग्रामीण अध्ययन के बारे में क्या बात की जा रही है इसमें, बस वही समझना है। उसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कह रहे कि यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन समय में ग्राम्य जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है ना। बहुत पुराने ग्रंथ अगर आप पढ़ते हो तो आपको हमारे इंडिया का जो गाँव का जो स्ट्रक्चर है, जो समाज है, जो मानव है ना, जो कृषि है, बहुत सारी चीज़ें, जो राजनीति थी वहाँ की, उस चीज़ों के बारे में समझने को मिलता है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई हैं, है ना, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये पता चलता है कि गाँव के बारे में भी अध्ययन किया गया है, और उस पर भी काफ़ी सारी ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना, थीसिस लिखे गए हैं, जिससे कि हमें गांव के बारे में स्टडी करने को मिलता है, समाज के बारे में स्टडी करने को मिलता है ना। यही तो समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र भारत में इसलिए आया है क्योंकि लोगों को एक रुचि पैदा की गई, लोगों के अंदर हुई कि भाई देखे तो सही इंडिया में है क्या, है ना। बाहर से भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही
फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कि बहुत से लोग बाहर के देशों से, यूनानी वगैरह, चीनी लोग स्टडी करने के लिए आए इंडिया की। क्यों? क्योंकि एक कल्चर जो है हमारा वो अलग है। हमारे यहाँ पे जो एक तरीके से राजा है वो कैसे प्रशासन चलाते हैं अपना, लोग कैसे रहते हैं, क्या व्यवहार है दो लोगों का एक दूसरे के प्रति। तो कुछ लोगों ने तारीफ़ की है और कुछ लोगों ने फ़िल्टर करके बताया है, कुछ लोगों ने एकदम स्पष्ट रूप से बताया है कि नहीं, लोग जो है यहाँ पे जाति प्रथा थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ लोग डर के बताते हैं चीज़ों को, क्योंकि राजदूत है उस समय हमारे यहाँ पे राजा हुआ करते थे, तो राजदूत बाहर से आते थे ना, जैसे लिखने के लिए ग्रंथ वगैरह, लेख लिखने के लिए इंडिया के बारे में। तो वो कुछ भी गलत नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कुछ गलत लिखा वो पकड़ लेंगे और उसको वहीं जेल में बंद कर देंगे, फांसी लगा देंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। तो जो है ये भी था। और चलते हैं, ऐतिहासिक रूप से देख लिया हमने कि भाई पुराना है, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी है। आज़ादी के बाद गाँव को भारतीय समाज की आधारित इकाई माना जाता रहा। शैक्षिक परंपरा में गांव का अध्ययन संभवतः भारत में कार्यरत समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानियों के बीच सर्वाधिक प्रचलित था। उन्होंने भारत के गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को केंद्रित करते हुए बड़ी संख्या में अध्ययन किए। इनमें से अधिकांश अध्ययनों का प्रकाशन जो है 50 और 60 के दशक के दौरान हुआ। तो ये मेन जो है समय आपको यही मिलेगा देखने को बार बार कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं या जो एजुकेशन जो स्टडी की गई है हमारे यहाँ के जो गांव के बारे में, वो 50 और 60 के दशक में ही की गई है। ठीक है, 1950 और 60 के आसपास में ये काम किए गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिला। उससे पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, पर जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो रियल लाइफ आपको चीज़ें मिलती है, वो स्वतंत्रता के बाद ही मिल पाती है ना। तो ये था। गांव का महत्व बता रखा है यहाँ पे, और देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये एक व्यक्ति है लेविस, ठीक है, दिल्ली के समीप एक गांव का अध्ययन करते हैं और क्या कहते हैं कि हमारा कार्य शुरू से ही समस्याओं से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो समाजशास्त्री है ये भी एक, और ये कह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो समस्याओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, समाज में जो समस्याएं विलुप्त है उनको देखना है। कुप्रथाएं थी पहले तो बहुत ज़्यादा, आज़ादी से पहले देख लो आप, जाति प्रथा देख लो आप, छुआछूत देख लो आप, और उसके अलावा बाल विवाह देख लो, है ना, सती प्रथा देख लो, बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें थी। हमने जिन समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया वह ग्रामीणों द्वारा महसूस की जा रही आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिहीन समेत कार्यक्रम प्रयासों पंचायतों से संबंधित थी। तो कहने का मतलब कि जो समस्याएं यहाँ पे मिली इंडिया में, इन लोगों ने जो स्टडी की भारत के ऊपर, भारत के गाँव के ऊपर, वो सबसे पहला काम किया, उन्होंने जाना कि जो इंडिया है यहाँ पे जो रहना है, घर, इसकी समस्या है लोगों में, इनके पास घर नहीं है, और एजुकेशन तो है ही नहीं, है ना, लोगों को कुछ पर्टिकुलर समुदायों को एजुकेशन से अलग रखा गया है, वो एजुकेशन नहीं ले सकते, और हेल्थ, है ना, हॉस्पिटल्स नहीं है, और जो वैद है उनमें भी एक तरीके का आपको भेदभाव देखने को मिलता है। कुछ वैद जो है छुआछूत बच्चों को या जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, को नहीं देखते थे, और काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, इन्होंने ये स्टडी किया कि भाई महत्वपूर्ण तो है गांव, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे गलत देखने को मिलती है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें गांव के बारे में स्टडी करते हैं तो ओवरव्यू मिल पाता है, एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करती है चीज़ें वो मिलती है। क्योंकि गाँव में जो भी चीज़ें ना स्पष्ट आपको देखने को मिलेगी, छुआछूत होता है वो आपको अभी भी दिखने को मिल जाएगा। गाँव में जाओगे किसी में, वहाँ पे जो नीच जाति के लोग हैं, ठीक है, SC ST समुदाय हैं, वो गांव के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं, बाहर की तरफ उनको कर दिया गया है, गांव के बीच में वो रह नहीं सकते। तो ये आपको यहाँ से भी अंदाज़ा मिल जाता है, जो स्ट्रक्चर है जो गांव का, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नीच जाति का व्यक्ति है। और कपड़ा पहनना का जो तरीका है वो भी, ठीक है, और जो चलने का तरीका है ना, वो रौब से नहीं चल सकता। निम्न जाति का व्यक्ति वहाँ पे रौब से नहीं चल सकता, उसको वहाँ पे सर झुका के चलना पड़ता है, चप्पल पहन के नहीं चल सकता। बहुत से गाँव में तो अभी भी देखने को मिलता है आपको, चप्पल नहीं पहन सकते वहाँ पे आप। अगर बड़ी जाति के जो बस्ती होती है वहाँ से आप गुजरते भी हो तो भी आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी। अभी एक वीडियो आई थी इंटरनेट पे, दलित व्यक्ति के साथ जो है व्यवहार किया गया था गलत तरीके से, वहाँ पे अभी भी वो प्रथा थी। वो कह रहे थे कि वो जो व्यक्ति है जिसको मारा गया दलित को, वो वहाँ पे चप्पल पहन चल रहा था, तो उसको उसके लिए दंड दिया गया। देखो, गांव की सामान्य विशेषताएं। आदिवासी समुदाय से भिन्न भारतीय गांव में पर्याप्त विविधताएं पाई जाती है।
यानी कि गांव देखो, एक तो आदिवासी समुदाय हैं, वो भी एक अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका भी एक समय जो है, एक तरीका जो है रहने का वो अलग है। उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो नॉर्मल पीपल जैसे कि एससी है और जो एसटी है, वो तो गाँव, वो तो जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, उनको तो हमें बात नहीं करनी है अभी, उनके ऊपर टॉपिक नहीं है ये बात कर रहा है गाँव में रहने वाले लोगों के ऊपर, ठीक है। गाँव में बेसिकली एससी रहेगा, ओबीसी रह सकता है, या जो बड़ी जाति के लोग हैं, क्षेत्रीय है, वैश्य है, ये सब रहते हैं। ये विविधता आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में मिलती है। गांव आंतरिक रूप से विभिन्न समूह में बटे हुए थे और इनमें सामाजिक संबंधों, संस्थागत प्रबंध की जटिल संरचनाएं थी। तो सेम चीज़ जो हमने पढ़ रखा है पहले, कि भाई हर एक चीज़ का एक काम था, नियम था, कि भाई जो निम्न जाति का व्यक्ति है वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, जो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता, और अगर बस्ती में उसको जाना है, एक समय निर्धारित किया गया है उन लोगों के लिए, कि भाई अगर दलित है तो वो 8 बजे से पहले गांव में देखना नहीं चाहिए। 9 बजे यानी कि रात को ही वो जा सकता है, काम पे जाना है, कुछ भी करना है वो रात को कर सकता है, दिन में वो नहीं दिखना चाहिए। तो ये सिस्टम आपको मिलेगा देखने को। गांव की सामाजिक संरचना, जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव, इसमें क्या है? जिन ऐतिहासिक और बौद्धिक संदर्भों में सामाजिक मानवविज्ञानी कार्य कर रहे थे, उनमें उनमें उनके अध्ययन के लिए अनुसंधान के विभिन्न प्रश्नों का चयन करने में बहुत मार्गदर्शन मिला। आदिवासी समुदाय के अध्ययन की परंपरा, जिसे एक समग्र परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया, इससे भी गांव का चित्रण करने के तरीके पर प्रभाव पड़ा। तो ये देखते क्या चरित्र किया गया है यहाँ पे। मेनली देखो ये जैसे कि जाति प्रथा यहाँ पे भी लिखा हुआ है यार, सेम चीज़ें हैं, जाति और वर्ग, लैंगिक भेदभाव। इससे क्या है, आपको एक ओवरव्यू मिल पाता है भारत के जो गांव हैं, उससे भारत की जो सोच, जो लोगों की सोच है भारत में रहने वाले, उनके बारे में आपको कुछ अंदाज़ा हो पाएगा कि क्या लेवल है लोगों का, है ना। जाति प्रथा आप देखते हो तो जाति प्रथा कौन करता है? जिनकी सोच छोटी है ना, पुरानी सोच के, रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं ये, जो कि इस तरीके की सोच रखते हैं, जाति प्रथा, कास्ट पे ध्यान देना, वो सब बातें। और ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे अंदर से अभी तक गई नहीं है। शादी भी हम लोग कास्ट देख के करते हैं, पहले जाति पूछते हैं। अगर लव मैरिज भी कर रहा है ना कोई, तो जात पूछेगा, हाँ पेरेंट्स पूछते हैं, लड़कियाँ नहीं पूछेगी, लड़का नहीं पूछेगा शुरू में, वो तो बाद में पता चलेगा उन लोगों को। और वो शुरू में बता भी दे कोई एक दूसरे को, तो भी जो है ये कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है, जब आप शादी कर लेते हो, तो अगर वो लड़का या लड़की निम्न जाति से है, तो कुछ समय बाद ही जो है वो पता चल जाएगा चीज़ें, जो भी है। ऑनर किलिंग का मामला, जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं आपको बड़ी मात्रा में, ठीक है। ये जाति प्रथा है, इससे जाति प्रथा से ही पता चलता है आपको कि क्या सोच है लोगों की, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और क्या है इसमें, हाँ, भूमि और वर्ग, इससे पता चलता है कि किसी के पास कितनी लैंड है, क्या रोल है किसी के समाज में, है ना। एक समुदाय तो ऐसा है जिसके पास दुनिया भर के काम हैं, जो कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से। एक समुदाय ऐसा है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है, वो ये नहीं कर सकता, शाम को नहीं जा सकता, ये काम नहीं कर सकता, ये खाना नहीं खा सकता, ये कपड़े नहीं पहन सकता, चप्पल पहन के चल नहीं सकता, ठीक है। ये बंदिशें जो थी वो कुछ लोगों पे लगाई गई कि एजुकेशन नहीं ले सकता ये व्यक्ति। लैंगिक भेदभाव भी होता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना, ये काम करना, उनको जो है काम करने का मौका ना देना, जॉब्स करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी से वर्ग चुनने का अधिकार, वो सब नहीं मिलता। ये लैंगिक भेदभाव के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा इसके अंदर, ये गाँव की पहचान है इन सब चीज़ों में, ये आपको देखने को मिलती है। बाकी चैप्टर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, थोड़ा बहुत भी सीखने को कुछ मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जो मन करता है आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।